चलिए तो अब बात करते हैं नो टाइम वेस्टिंग वीडियो पार्ट 4 में, है ना। वीडियो पार्ट 4 आ चुके हैं। पहले 3 वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेना, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे डिटेल में समझाना ना पड़े, ठीक है, ध्यान रखिए। पहले 3 वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में रिपीट होने वाले हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो में ऊपर कवर पेज में दे रखा है, आप बाहर से ही देख सकते हैं कौन सा वीडियो जो है डिस्कस होने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। देखिए, उसने बोला है यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले ही आपको क्या इन्फॉर्मेशन पूछी गई है वो दे रखी है। आपको अर्निंग निकालनी है ए और बी की, ए एंड बी की, ए एंड बी, ठीक है। बेसिकली ये ए एंड बी क्या होगा, वर्कर हो गए 2, ठीक है, एम्प्लॉय, उनकी अर्निंग आपको निकालनी है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अर्निंग तो हमारे लिए एक नया टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने अभी तक क्या सीखा है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना, एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना सीख लिया, ठीक है। किसके नज़रिए से काम करना होगा एम्प्लॉय कॉस्ट में, याद आ रहा है वीडियो नंबर 1 में? हाँ जी बिल्कुल, एम्प्लॉयर के नज़रिए से देखना है। मतलब कि खुद को एम्प्लॉयर मान के आप अगर क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट निकल के आ जाएगी। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी ये देखिए पूछ रखा है एम्प्लॉय कॉस्ट भी निकालनी है, मतलब कि अर्निंग निकालनी है प्लस एम्प्लॉय कॉस्ट आपको निकालनी है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट तो आपको निकालना आता है, ठीक है, तो पहले वो ही निकाल लेते हैं। देखिए बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और इस क्वेश्चन में नया क्या है, देखिए नया है आपके लिए ये टॉपिक, ओवर टाइम। ओवर टाइम क्या है, बहुत ही ईजी होता है इसका जो है आपका ट्रीटमेंट। लेकिन देखिए ये समझाऊंगा मैं, लेकिन सबसे पहले अगर आपको एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी है, ये तो अभी तक आता है ना, तो वो सबसे पहले क्लियर करते हैं। देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट में ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे रखी है, ठीक है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल के मुझे दे दीजिए। चलिए तो कैसे निकालेंगे एम्प्लॉय कॉस्ट, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम खुद को क्या मानेंगे, एम्प्लॉयर है हम, ठीक है। खर्चा जो है हमारी कॉस्ट अगर बढ़ती है तो प्लस करेंगे, कॉस्ट कम होती है तो माइनस करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। देखिए सबसे पहले वेजेस दे रखा है 10,000 ए के केस में और बी के केस में, है ना। तो अगर सबसे पहले ए की एम्प्लॉय कॉस्ट निकालें, सबसे पहले ए को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। बी को भूल जाइए, बी को भूल जाइए, सबसे पहले ए को देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक वेजेस हमने पे किया है, हम एम्प्लॉयर है, हमने हमारे जो वर्कर है मिस्टर ए उसको पे किया है, हमारा खर्चा बढ़ा है, कॉस्ट बढ़ी है, तो इसे प्लस करेंगे, ठीक है। ये हमारा प्लस होगा, बात समझ में आ रही है, ये प्लस होगा, तो ये हमने प्लस कर दिया, ठीक है। बी के केस में भी प्लस ही होगा, है ना, बी के केस में भी प्लस ही होगा। उसके बाद डीएनएस अलाउंस दे रखा है, डीएनएस अलाउंस को क्या करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस। मैंने वीडियो नंबर 1 में बताया था ये एक तरीके से खर्चा है, और खर्चा हमारी कॉस्ट को बढ़ाता है, प्लस करेंगे। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, पीएफ को मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। पीएफ जो है हमारे लिए कौन होता है, पीएफ में जो ऐसा फंड है जहाँ पे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही कुछ ना कुछ अमाउंट पे करते हैं। मतलब कि एम्प्लॉयर के लिए तो एक खर्चा है ही है, हम एम्प्लॉयर हमारे लिए एक खर्चा है, तो प्लस होगा, ठीक है। कॉस्ट हमारी बढ़ाता है, हमें भी कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब ये क्या देखा है, देखिए कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज़ इंश्योरेंस, देखिए एम्प्लॉयज़ का इंश्योरेंस है, वो तो एम्प्लॉय खर्चा करेंगे ना, हमारा कुछ नहीं है इसमें, हम कुछ खर्चा करेंगे नहीं, उसका इंश्योरेंस है एम्प्लॉयज़ का, देखिए क्लियरली बोल रखा है। तो ये तो हम इससे हमें कोई लेना देना है ही नहीं। अगर बोला होता कि भैया एम्प्लॉयर का कुछ इसमें कंट्रीब्यूशन है तो हम प्लस और माइनस करते, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं बोला है, इसमें तो सिर्फ एम्प्लॉय का खर्चा है ऐसा बोला है, ठीक है। तो उसे हमें कंसीडर नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में आगे बोला होता कि एम्प्लॉयर का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है तो इसे कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ओवर टाइम को अभी जाने दीजिए, एम्प्लॉय कॉस्ट के निकालने के लिए हमें ओवर टाइम की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना तक समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है। आगे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि 200 आवर्स हम काम करते हैं मंथली, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मंथली है 200 आवर्स हम काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ओवर टाइम इज़ पेड डबल। देखिए ये लाइन मैं बाद में समझाऊंगा, ठीक है, इस लाइन को भूल जाइए, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी एम्प्लॉय कॉस्ट को निकालनी है। उसके बाद क्या बोला है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहा है स्टेट इंश्योरेंस और पीएफ में। अच्छा अभी बोल रखा है, इसे कंसीडर हम नहीं करते, लेकिन ये लाइन दे रखी है कि एम्प्लॉयर का भी कुछ ना कुछ कंसिड्रेशन है। यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन जो है ये एम्प्लॉयर का है, उसने क्लियरली बोल रखा है। देखिए इक्वल रेट में, मतलब कि 2% अगर एम्प्लॉय खर्चा कर रहा है स्टेट इंश्योरेंस में
तो 2% एम्प्लॉय भी उसमें कुछ ना कुछ प्लस करेंगे अमाउंट, ठीक है। तो अब ये हमें खर्चा मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? इसलिए क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूशन दिया है। अगर नहीं बोला होता तो मैं इसे कंसीडर नहीं करता। बात समझ में आ रही है? ठीक है, बोला है इसलिए हमें इसे खर्चा मानना पड़ेगा, और खर्चा किया है, कॉस्ट प्लस होगी, ठीक है। कॉस्ट बढ़ती है तो प्लस करना पड़ेगा, और ओवर टाइम को एम्प्लॉय कॉस्ट में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इतना आ गया, बस एम्प्लॉय कॉस्ट का आप टेबल बना लीजिए और आंसर निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे आइए एक बार रिव्यू करा देता हूँ। ये सबसे पहले मैं क्लियर कर लेता हूँ। देखिए 10,000 पहले प्लस करना है, सारी हमने सब कुछ समझ लिया है, कौन सा प्लस करेंगे कौन सा माइनस, कुछ माइनस तो है ही नहीं, और ओवर टाइम को तो कंसिडर करना ही नहीं है, ठीक है। तो इतना ही कंसिडर करना है 10,000। यहाँ पे आपको बस टेबल बनाना है ए और बी का, वो मैं भी आप बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे रफ काम कर लेते हैं। 10,000 पहले तो कंसिडर करना है, उसके बाद 50% जो है कॉस्ट वो DNS अलाउंस से प्लस करेंगे, ठीक है। 50% है मतलब कि 5,000 प्लस करना है। एम्प्लॉय कॉस्ट निकाल रहे हैं हम, ठीक है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वीडियो नंबर 1 में। इसके बाद 8% जो है वो PF है, तो वो भी 8% प्लस करना है। 8% किसका होता है? बेसिक वेजेज का। यहाँ पे दिख रहा है आपको बेसिक वेजेस, मतलब कि यहाँ पे जो 10,000 है उसका 8% लेना है। बात समझ में आ रही है? और उसके बाद एम्प्लॉय का जो है स्टेट इंश्योरेंस, अगर इसे हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन क्वेश्चन में बोला है इसलिए कंसिडर कर रहे हैं, ध्यान में रखिए। प्लस 2% इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोल रखा है कि कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर का है, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट कैसे निकलती है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयर के नज़रिए से देखेंगे, जो भी खर्चा हमारा है उसे ही प्लस करना है, बस ये निकाल लीजिए, काम ख़त्म हो गया। जी हाँ, काम ख़त्म हो गया। आइए एक बार रिव्यू करा देता हूँ, देख लीजिए, इसे मत देखिए, ये देख लीजिए, ये आपका एम्प्लॉय स्टेटमेंट इसी तरीके से बनाना है आपको। देखिए वेजेस आपने प्लस करनी है 10,000, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे वही बताया, देख लीजिए यहाँ पे 10,000 प्लस क्या करना है 5,000, टोटल क्या हो गया 15,000। यहाँ पे सॉल्यूशन में डायरेक्ट प्लस करके दे रखा है 15,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 8% जो हमारा था PF, उसके बाद 2% जो हमारा था ESI, मतलब कि वो स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है। आपका टोटल जो है वेजेस आ गए, मतलब कि एम्प्लॉय कॉस्ट निकल के आ जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन में बोल रखा है, देखिए यहाँ पे कि टोटल कितने आवर है, मंथली 200 आवर्स है, ठीक है। तो एम्प्लॉय कॉस्ट पर आर आपके हिसाब से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। यहाँ पे 200 आवर्स लिखना है। ये वीडियो नंबर 1 में बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूँ, ठीक है। 200 आवर्स, और यहाँ पे पर आर आपका रेट आ जाएगा। ए के लिए पर आर रेट कितना है 80 रुपीज़ पर आर के हिसाब से हम पेमेंट कर रहे हैं, और बी को हम कितना पेमेंट कर रहे हैं 128 रुपीज़ पर आर के हिसाब से, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट तो निकल चुकी। अब क्वेश्चन में दूसरा क्या पूछा था? दूसरा क्वेश्चन में पूछा हुआ है अर्निंग निकालनी है ए और बी की, ठीक है। ए एंड बी की अर्निंग निकालनी है, बहुत ही सिंपल है। पहले तो मैं ये सब कुछ क्लियर कर लेता हूँ। अब अर्निंग जब निकालनी होती है ना, तो सारे आवर्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं, वो चाहे ओवर टाइम हो या फिर नॉर्मल टाइम हो, सारे आवर्स आपको कंसीडर करने पड़ते हैं। तो अब ओवर टाइम को समझने का टाइम आ चुका है कि ओवर टाइम क्या होता है। आइए समझते हैं ओवर टाइम क्या होता है। देखिए यहाँ पे फ्रेश एक पेज ले लेता हूँ। देखिए मान लीजिए कि आपकी जो कोई फैक्ट्री है, कोई कंपनी है, ठीक है। फैक्ट्री में नॉर्मल आवर आपके हैं 8 आवर्स, मतलब कि 8 आवर्स जो है वर्कर काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? 8 आवर्स जो है काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि 8 आवर्स से ज़्यादा किसी वर्कर ने काम कर लिया, मतलब कि मान लीजिए 2 आवर्स ज़्यादा काम कर लिया, तो ये जो 2 आवर्स है उसे हम ओवर टाइम कहते हैं। मतलब कि नॉर्मल टाइम से आप ज़्यादा काम करते हैं तो उसे हम कहते हैं ओवर टाइम, और उसकी ओवर टाइम की जो पेमेंट होती है ना, वो नॉर्मल टाइम की पेमेंट से ज़्यादा होती है। चाहे वो तो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेगा कि कितनी पेमेंट होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल जो वेजेस आप पेमेंट कर रहे हैं उससे डेफिनेटली ज़्यादा होगी ओवर टाइम की, ठीक है। ओवर टाइम की पेमेंट जो है वो नॉर्मल टाइम से ज़्यादा होती है, क्योंकि एक्स्ट्रा काम हो रहा है। एक्स्ट्रा काम हो रहा है मतलब कि आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। नॉर्मली जो पेमेंट करते हैं, मान लीजिए 8 आवर्स जो है वो पर आवर के हिसाब से आप मान लीजिए 30 रुपीज़ आप पेमेंट कर रहे हैं नॉर्मली,
ठीक है। अगर अब आप वर्कर ने अगर आपके 2 आवर्स जो है एक्स्ट्रा काम किया है तो अब 30 रुपीज़ नहीं, 30 रुपीज़ से ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी। 30 रुपीज़ तो पेमेंट करेंगे, लेकिन ओवर टाइम उसने काम किया है, मतलब कि 35 40 वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करेंगे, लेकिन ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है। बात समझ में आ रही? उसे ओवर टाइम कहते हैं, मतलब कि ओवर टाइम से भी ज़्यादा। समझ में आ रहा है? ठीक है। आइए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है देख लेते हैं। देखिए ओवर टाइम समझ में आ रहा है। ओवर टाइम जो है 10 आवर उसने काम किया है, किसने? ए ने। बी के केस में कोई ओवर टाइम नहीं है, बी ने कुछ ज़्यादा काम नहीं किया है, जो नॉर्मली होता है उतना ही काम किया है, लेकिन ए ने 10 आवर्स ज़्यादा काम किए हैं मंथली। ठीक है, तो ए के केस में थोड़ी सी ज़्यादा पेमेंट होगी। कितनी पेमेंट होगी ये भी हमें बोल रखा है। देखिए ओवर टाइम इज़ पेड डबल द टोटल नॉर्मल वेजेस, मतलब कि अगर आप जो देखिए यहीं पे मैं एक देखिए फ्रेश पेज ले लेता हूँ। देखिए 1 आवर अगर आप पेमेंट कर रहे हैं 1 आवर के लिए ₹30, ठीक है। 1 आवर के लिए आप कितना पेमेंट कर रहे हैं? ₹30। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि आपको डबल पेमेंट करनी है, आपको पेमेंट जो है वो डबल करनी है नॉर्मल टाइम से। मतलब कि नॉर्मली आप जितना भी पेमेंट कर रहे हैं ₹30। अब अगर मान लीजिए कि 1 आवर जो है वर्कर ने ज़्यादा काम किया, नो ओवर टाइम है, वर्कर के लिए जो है ये 1 आवर ज़्यादा काम किया है, ओवर टाइम है, तो उसके लिए जो पेमेंट करेंगे वो आपको डबल पेमेंट करनी है नॉर्मल टाइम से। मतलब कि 30 रुपीज़ पे कर रहे थे, अब 2 आवर के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी, मतलब कि डबल 30 इंटू 2 ₹60 पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ₹60। क्लियर है सबको? यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि आपको डबल पेमेंट करनी है, मतलब कि बेसिकली अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे यहाँ पे एक समझ में आ रहा है, एक बात समझ में आ रही है कि जो अगर आप जितना भी ओवर टाइम में वर्कर काम कर रहा है इस क्वेश्चन के मुताबिक, उसे हमें डबल पेमेंट करनी पड़ रही है। मतलब कि अगर वर्कर जो है 1 आवर काम करता है, 1 आवर्स के लिए काम करता है, तो उसे हमें 2 आवर्स के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ती है। यही हुआ ना, 2 आवर्स के हिसाब से पेमेंट हुई ₹60। नॉर्मली तो हम 30 रुपीज़ पे करते हैं 1 आवर के लिए, लेकिन यहाँ पे उसने 1 आवर काम किया लेकिन 2 आवर की पेमेंट ले गया। ठीक है, ओवर टाइम का ये फ़ायदा हुआ है ए एंड बी को क्वेश्चन के मुताबिक। तो आइए देख लेते हैं क्वेश्चन में। ये देखिए डबल पेमेंट करनी है, ये तो समझ चुके। और उसके बाद दे रखा है, देखिए दो आपको जो 2 वर्कर्स है आपके लिए एम्प्लॉय, मतलब कि ए एंड बी, उनकी जो अर्निंग है, जो भी अर्निंग निकल के आई वर्कर ए की और वर्कर बी की, उसे इस रेशियो में सिर्फ और सिर्फ आपको डिवाइड करना है। मतलब कि यहाँ पे XYZ बेसिकली जॉब है, 3 जॉब है, 3 जॉब में कितना कितना काम किया है, 40% काम किया, 30%, तो उसके हिसाब से आपको सिर्फ और सिर्फ 4 जेम 3 जेम 4 जेम 3 जेम 3 में रेशियो में कन्वर्ट कर देना है। मतलब कि जो भी टोटल अर्निंग आएगी ए की, उसे इस रेशियो में कन्वर्ट करना है, और बी की जो अर्निंग आई वो 5 जेम 2 जेम 3 में, वो सीखेंगे। सबसे पहले देखिए निकाल लेते हैं अर्निंग। ठीक है, ए एंड बी की अर्निंग कैसे निकलेगी। देखिए एम्प्लॉय कॉस्ट जब निकालना था तो किसके नज़रिए से देख रहे थे? एम्प्लॉयर के। लेकिन जब भी आपको अर्निंग निकालनी है, मतलब कि आपकी जो वर्कर की जो टोटल अर्निंग, कितना इनकम हो रहा है, अगर वो निकालना है तो आपको खुद को वर्कर मानना पड़ेगा, एम्प्लॉई मानना पड़ेगा। ठीक है, एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या आपको नज़रिया देखना था? एम्प्लॉयर। देखिए आपको मानना पड़ेगा एम्प्लॉयर, ये कहीं लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। एम्प्लॉयर मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको अर्निंग निकालनी है, अगर आपको अर्निंग निकालनी है किसी भी वर्कर की, तो उसमें आपको नज़रिया देना पड़ेगा एम्प्लॉई का। आपको खुद को मानना पड़ेगा आप एम्प्लॉई है, और आपके जो खर्चे हैं वो प्लस करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये कहीं पे लिख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, लिख लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यही इन्फॉर्मेशन है, अब हमें एम्प्लॉय की अर्निंग निकालनी है। मतलब कि एम्प्लॉय हमें खुद को एम्प्लॉय मानना है, और हमारी जितनी भी इनकम है उसे प्लस करेंगे। जितनी भी आपकी जो इनकम है,
उसे सिर्फ और सिर्फ आपको प्लस करना है। और आपका जो खर्चा है, मतलब कि आपने जो भी खर्चा किया, एक्सपेंस है बेसिकली, एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस जो है उसे आपको माइनस करना है। बात समझ में आ रही है? देख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन में देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक वेजिस, ठीक है, बेसिक वेजिस आपको पेमेंट मिली है, मतलब कि आपको इनकम हुई है या एक्सपेंस हुआ है? भाई आपको तो वेजिस मिली है, इनकम हुई है, आपको वेजिस मिली है, ठीक है, तो इनकम में इनकम हुई है ना, तो उसे प्लस करेंगे। यहाँ पे क्या बोला है? इनकम होती है तो प्लस करना है, ठीक है, एक्सपेंस है तो माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है उसने डीएनएस अलाउंस। डीएनएस अलाउंस मतलब कि बेकार का खर्चा होता है एम्प्लॉयर के लिए, मतलब कि वो एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट करता है एम्प्लॉय को। तो हमें तो एम्प्लॉय के नज़रिए से देखना है, हम वर्कर हैं और हमें तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है डीएनएस अलाउंस के रूप में, तो हमें तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही है, हमारे लिए तो एक तरीके से इनकम हो रही है, उसे प्लस करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके बाद क्या बोला है? कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। अब पीएफ में मैंने आपको बहुत बार समझाया और फिर एक बार समझाता हूँ। पीएफ में जो है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों कुछ ना कुछ अमाउंट जो है इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें देखना किसके नज़रिए से? एम्प्लॉय के नज़रिए से। हमें इन्वेस्ट करना है, मतलब कि कुछ ना कुछ खर्चा हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, और एक्सपेंस हो रहा है तो क्या करना है? यहाँ पे बता रखा है, एक्सपेंस हो रहा है तो आपको माइनस करना है, ठीक है, एक्सपेंस, तो ये माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या बोला है? कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, मतलब कि कुछ ना कुछ इंश्योरेंस करवाया है ना, इंश्योरेंस करवाया है तो हमारे लिए खर्चा है, हम एम्प्लॉय है और हमारे लिए खर्चा है, खर्चा है तो क्या करना है? माइनस करना है। बात समझ में आ रही? बहुत ही सिंपल सा ये रूल है, बस समझ लीजिए आप। अब ओवर टाइम, अब ए के केस में ये, टू के बी के केस में तो कुछ है नहीं। ओवर टाइम की अगर पेमेंट मिल रही है तो वो भी बेसिकली हमारे लिए इनकम ही है ना। हमने ओवर टाइम, हम एम्प्लॉय है, हमने ओवर टाइम किया, ठीक है, ओवर टाइम वर्क कर लिया है और उसके लिए जो पेमेंट मिलेगी वो क्या होगा? हमारे लिए एक तरीके से इनकम होगा, तो वो भी प्लस करेंगे। बात समझ में आ रही है? सब कुछ क्लियर है? दो चीज़ सिर्फ माइनस हो रही है, वो भी क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस है। हम कौन है? हम एम्प्लॉय है। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में समझिए आप, अर्निंग निकालनी है तो हम खुद को क्या मानेंगे? हम एम्प्लॉय है। लेकिन अगर एम्प्लॉय कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट कॉस्ट, तो अगर आप कॉस्ट निकालनी है तो आप कौन है? आप जो है एम्प्लॉयर है, मतलब कि मालिक है, ठीक है। ये दो बात दिमाग में बिठा दीजिए, पूरा लेबर कॉस्ट जो है आपको बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये प्लस जो माइनस जो भी हुआ है वो प्लस और माइनस कर देते हैं, ठीक है। 10,000 करेंगे। उसके बाद क्या है? 10,000, उसके बाद यहाँ पे 50% आपको लेना है। 50% बेसिकली डीएनएस अलाउंस जब भी देता है तो जितने भी परसेंट होता है उसके बेसिक से आपको लेना है, बेसिक पे जितना भी होता है उतना परसेंटेज लेना है। मतलब कि 50% दे रखा है तो बेसिक के 50%, मतलब कि 5,000, 10,000 प्लस 5,000 प्लस 8%, 8% आपको बोला है बेसिक वेजेस, ठीक है, बेसिक के लेने हैं। तो 10,000 इंटू 8%, 800, तो प्लस 800, सॉरी माइनस करना है, यहाँ पे बोला है ना माइनस करना है, तो माइनस 800। उसके बाद माइनस 2% आपको बोला है, 2% किसके? बेसिक वेजेस के। तो 2% कितना होगा? 10,000 इंटू 2%, 200, तो माइनस 200 करेंगे। और प्लस आपका ओवर टाइम 10 आवर्स का ओवर टाइम। तो ओवर टाइम कैसे पेमेंट करना है? ओवर टाइम के लिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है कि डबल पेमेंट करनी है। तो बेसिकली 1 आवर की पेमेंट कितनी है? हमने अभी अभी निकाली। 1 आवर की पेमेंट कितनी है हमारे लिए, वो देखिए। देखिए ओवर टाइम सिखा देता हूँ किस तरीके से। देखिए यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। देखिए ओवर टाइम अगर आपको निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? ओवर टाइम आपको क्लियरली बोल रखा है क्वेश्चन में कि आप जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं पर आवर के हिसाब से उसकी डबल पेमेंट करनी है, बस। अब पर आवर के हिसाब से आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं? पेमेंट का मतलब होता है बेसिक वेजिस, बेसिक पे और प्लस डीएनएस अलाउंस। ये भी आप कहीं लिख लीजिए कि पेमेंट का मतलब क्या होता है? बेसिक, आपका पेमेंट का मतलब होता है बेसिक, आप जितना भी पे करते हैं
और अगर उसमें प्लस कर दूँ, अगर आपको क्वेश्चन में दे रखा है डीएनएस अलाउंस, ठीक है, अगर डीएनएस अलाउंस दे रखा है तो अगर ये दोनों का अगर आप टोटल करते हैं तो उसे बोला जाता है आपकी पेमेंट, आपकी वेजेस, ठीक है। दोनों का पेमेंट अगर आपको दोनों का प्लस कर देते हैं तो आपको मिल के आ जाएगी आपको पेमेंट। अब पेमेंट यहाँ पे क्वेश्चन में तो क्लियरली बोल रखा है 10,000 प्लस 50% मतलब कि 5,000। टोटल आपकी पेमेंट कितनी हो रखी है? टोटल आपकी पेमेंट हो रखी है 10,000 प्लस डी आपका है 5,000 क्वेश्चन के हिसाब से, ए के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ए के लिए, एक एक केस में इस तरीके से। तो आपका टोटल ए को हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं हम 15,000 रुपीज़। इतना क्लियर है क्या? पेमेंट हम कितना कर रहे हैं? 15,000 रुपीज़। बाकी का जो पेमेंट है वो आपकी बेसिकली वेजेस नहीं मानी जाएगी, आपको जो है बेकार का खर्चा जो भी पेमेंट कर रहे हैं एक्स्ट्रा। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं कि वेजेस कितनी पे हो रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ कंसिडर कौन सा किया जाएगा? बेसिक वेजेस प्लस डीए, ठीक है। अब कह रहा है कि ओवर टाइम में आपको डबल पेमेंट करनी है, मतलब कि आप जो यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं 15,000 उससे डबल इंटू 2, मतलब कि 15,000 जितनी भी पेमेंट कर रहे हैं उसको आपको डबल पेमेंट करनी है और हमें पर आवर के हिसाब से निकालना है। पर आवर के हिसाब से निकालना होता है तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय टोटल आवर्स कर देंगे। और टोटल आवर हमें कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बता रखा था, कहीं ना कहीं तो था ही था। कहाँ है वो निकाल लीजिए, कहाँ है क्वेश्चन में, ढूंढिए ज़रा, कहाँ है कहाँ है? अच्छा यहाँ है, मंथली 200 आवर्स। मतलब कि अगर मैं डिवाइड बाय 200 कर दूँ तो मुझे पर आवर रेट मिल जाएगा क्या? बेसिकली मिल जाएगा, ठीक है। पर आवर रेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। लेकिन 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 ओवर टाइम निकालना है ना, आपने 10 आवर एक्स्ट्रा काम किया है तो इंटू 10 करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि इतना क्यों हमने इंटू किया 15,000 इंटू 2? क्योंकि ओवर टाइम वर्क किया है, ये तो ओवर टाइम आपको डबल पेमेंट करनी है इसलिए हमने इंटू 2 किया है। और इंटू 10 क्यों किया? इंटू 10 इसलिए किया क्योंकि 10 आवर्स तो आपने ओवर टाइम किया है। और डिवाइड बाय 200 क्यों किया? क्योंकि हमें पर आवर रेट निकालना है। बात समझ में आ रही है सबको? तो इसका आंसर कितना निकल के आ रहा है? इसका आंसर निकल के आ रहा है 1500, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। आपका ओवर टाइम का पेमेंट कितना है एग्जैक्टली है? ओवर टाइम का पेमेंट है 1500, ठीक है। और वो क्या करना था? प्लस करना था या माइनस करना था क्वेश्चन के हिसाब से? यहाँ पे ओवर टाइम तो प्लस करना था क्योंकि हम एम्प्लॉई है और हमारे लिए एक तरीके से इनकम है। तो सारी बातें समझ में आ गई, कौन कौन सा प्लस करना है, कौन कौन सा माइनस। बेसिक वेजेस को हमने क्या किया था? प्लस किया था। डीएनएस अलाउंस को प्लस किया था और कंट्रीब्यूशन दोनों को हमने माइनस किया था क्योंकि हमारे लिए एक्सपेंस था। ओवर टाइम हमारे लिए एक तरीके से इनकम है, उसे प्लस किया था। बस काम ख़त्म हो गया। देख लीजिए आंसर में 10,000 प्लस किया, 5,000 आपके जो बेसिकली डीएनएस अलाउंस था वो प्लस किया, उसके बाद ओवर टाइम ये देख लीजिए 1500 हमने जो निकाला था, दिखा आपने यहाँ पे 15,000 निकाला और उसके बाद उसको इंटू 2 किया। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला था डबल पेमेंट करनी है, तो इंटू 2 किया। और टोटल आपके जो ओवर टाइम आपने किया कितना था? 10 रुपीज़ 10 आवर्स है ना। और हमें आर्ली रेट निकालना होता है, बेसिकली आर्ली रेट होता है, इसलिए हमने डिवाइड बाई 200 किया और हमने आंसर निकाल लिया कितना? 1500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है ऑलरेडी, हमने कैलकुलेट कर रखा है। तो इतना हमने प्लस कर रहा था, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था मैंने, ये देखिए 3 चीज़ें प्लस करनी है और 2 चीज़ें माइनस करनी है, तो यहाँ पे माइनस कर रखी है कंट्रीब्यूशन दोनों को, 8% और 2%, 8% और 2%। बात समझ में आ रही है? बहुत ही सिंपल है। और टोटल निकाल लीजिए, टोटल जितना आपके आ गया आपकी अर्निंग निकल के आ गई। दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए, आपकी अर्निंग आ गई और एम्प्लॉय कॉस्ट भी आ गई, ठीक है। लेकिन एक चीज़ है, देखिए यहाँ पे एक कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, बस आपको ये करना है। ये क्या दिया रखा है? ये आपको बेसिकली दे रखा है कि किस जॉब में कितना काम किया वर्कर ने। मतलब कि अगर वर्कर ए की बात करूँ तो जॉब एक्स ने उसने 40% काम किया, वाई में 30
और जेड में भी 30%, तो उसे बेसिकली जो पेमेंट हो रही है उसके हिसाब से मिलेगी 4 जेम 3 जेम 3 रेशियो में। बस आपको बाइफर्केशन करना है। कैसे करना है आइए सिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि हमारे वेजेस कितनी पे की थी हमने। वेजेस कितनी पे की थी? वेजेस पे की थी 16,000 ए को और 25,600 बी को। एम्प्लॉय कॉस्ट किसके नज़रिए से याद रखना है? एम्प्लॉयर के नज़रिए से। उसके बाद एम्प्लॉय की अर्निंग किसके नज़रिए से? एम्प्लॉय के नज़रिए से। ये अगर आपने नहीं लिखा तो बाद में बहुत पछताएंगे आप। याद रखिए ये एम्प्लॉयर के नज़रिए से आपको कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। अगर आपने नहीं लिखा है तो प्लीज़ ये लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट निकालना है तो दिमाग में बिल्कुल बैठ जाना चाहिए कि आपको खुद को क्या मानना है? एम्प्लॉयर। और अगर एम्प्लॉय की अर्निंग निकालनी है तो खुद को क्या मानेंगे? एम्प्लॉय है हम। और उसके हिसाब से खर्चे माइनस करने हैं, वो भी इनकम प्लस करनी है। ठीक है, तो वो सारा तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये क्या है? बाइफर्केशन सिर्फ और सिर्फ आपको करना है। देखिए पेमेंट कितनी करी है हमने? पेमेंट करी है 16,000 और दूसरी बी को कितनी पेमेंट करी है? 25,600। बस उसको आपको जो है बाइफर्केट करना है। बाइफर्केट करना है मतलब कि उसे बस 4 जेम 3 जेम 3 रेशियो में, और यहाँ पे बी में जो 25,600 पेमेंट थी उसे आपको कैलकुलेट करना है 5 जेम 2 जेम 3 रेशियो में, और यहाँ पे कितनी थी? 16,000 पेमेंट। बस ये कर दिए, आपका काम ख़त्म हो गया। देखिए ये यहाँ पे भी वही है, 16,000 को 4 जेम 3 जेम 3 रेशियो में, और यहाँ पे 25,600 को किस रेशियो में? 5 जेम 2 जेम 3 रेशियो में। वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। और बेसिकली वेजेस तो हमने एम्प्लॉय कॉस्ट के हिसाब से निकाल भी ली थी, बस उसे हमने बाइफरकेट कर दिया। इसमें नया क्या है? नया है ओवर टाइम। ओवर टाइम भी हमने पेमेंट करा है ना। तो जब भी आपको पूछे कि आप जो है अलोकेशन कीजिए वेजेस का, तो बेसिक वेजेस आप जो ओरिजिनली जो भी पेड कर रहे हो ऑर्डिनरी, यहाँ पे 16,000 और 25,600, उसे तो आप बाइफरकेट करेंगे ही करेंगे। और ओवर टाइम जिस एम्प्लॉय को पे किया है बस उसमें प्लस कर दीजिए। ठीक है, ओवर टाइम किस एम्प्लॉय को पे किया है? एम्प्लॉय ए को। बी में कोई ओवर टाइम था? नहीं था। देख लीजिए क्वेश्चन में, यहाँ पे कोई ओवर टाइम है क्या? नहीं है। ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। ए के केस में 10 आवर्स का ओवर टाइम है। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, नीचे देखिए, नीचे नीचे ओवर टाइम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जॉब वाई में ही है। मतलब कि ओवर टाइम सारा का सारा आपको जो भी अमाउंट निकल के आई, कितनी अमाउंट थी यहाँ पे निकाला था हमने, देखिए कितनी अमाउंट थी, 1500 निकाले था ना हमने, 1500। देख लीजिए यहाँ पे 1500। तो बस वो 1500 आपको यहाँ पे लिख देना है डायरेक्टली, कुछ भी सोचना नहीं है। कहाँ पे था? वाई के केस में, तो बस 1500 वहाँ पे प्लस कर दिया। बस प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, काम ख़त्म हो गया। टोटल निकाल लिया, ये अलोकेशन हो गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, इसे नोट डाउन कर लीजिए आप। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। एम्प्लॉय कॉस्ट तो ऑलरेडी सीख रुके थे। यहाँ पे हमने दो चीज़ नहीं सीखी। एक तो एम्प्लॉय की अर्निंग कैसे निकालनी, एम्प्लॉय के नज़रिए से लिखना है, और ओवर टाइम का ट्रीटमेंट कैसे होता है, ओवर टाइम का ट्रीटमेंट कैसे होता है, प्लस करना है आपको, निकाल लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बढ़ते हैं आगे।